गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुनील वर्मा। इसके पहले कक्षा 12 जो एजेस संबंधित छात्र और छात्राएं हैं उनके लिए हमने कई वीडियोस बनाए हैं। आज मैं आपके सामने अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ शब्दावली के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि शब्दावली की चर्चा इसलिए करूंगा या इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि किसी भी विषय को समझने से पहले, पढ़ने से पहले उनमें जो शब्द दिए हुए हैं उनके बारे में अगर हम नहीं जान पाएंगे, उनके बारे में अगर जानकारी नहीं होगी तो हम उस विषय को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो मैंने अर्थशास्त्र की कुछ शब्दावली यहाँ पर लिखी है, उसी शब्दावली के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा होगी कि इन शब्दों का अर्थ क्या है जो हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले उत्पादन, यानी जो इसके पहले के वीडियोस हैं उनमें हमने उत्पादन के बारे में बहुत ही विधिवत आपको जानकारी दी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर उत्पादन क्या है इसके बारे में बताऊंगा। जैसा कि उत्पादन सामान्य भाषा में किसी वस्तु का निर्माण करना उत्पादन कहलाता है, लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अर्थशास्त्र की भाषा में उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि की जाती है या फिर वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि की जाती है, या ऐसे भी हम कह सकते हैं वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करना ही उत्पादन कहलाता है, या दूसरे तरीके से इसको हम वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना ही उत्पादन कहलाता है। उत्पादन कई प्रकार से होता है जो पिछले वीडियो में आप देख चुके होंगे। अगला है उपभोग। उपभोग किसे कहते हैं? उपभोग का तात्पर्य क्या है? उपभोग एक ऐसी क्रिया होती है जब मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी वस्तु का उपयोग करता है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? उपभोग कहते हैं। और जो उपभोग कर रहा है उस व्यक्ति को उपभोक्ता कहते हैं। यानी मान लीजिए हम इस पेन से लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो हम लिख रहे हैं, ये जो क्रिया कर रहे हैं लिखने की, तो ये एक प्रकार से उपभोग है। यानी इससे हमारी आवश्यकता की संतुष्टि होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये कि मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जब वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? उपभोग कहते हैं। फिर है आपका तीसरे नंबर पे विनिमय। विनिमय किसे कहते हैं? एक इसकी छोटी सी परिभाषा है, दो पक्षों के मध्य धन के ऐच्छिक, वैधानिक, पारस्परिक हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। फिर से एक बार, दो पक्षों के मध्य धन के ऐच्छिक, पारस्परिक, वैधानिक हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। यहाँ पे तीन शब्द हैं, ऐच्छिक, पारस्परिक, वैधानिक। ऐच्छिक का मतलब इच्छा अनुसार, पारस्परिक का मतलब एक दूसरे के मध्य, और वैधानिक का मतलब होता है कानूनी दृष्टिकोण से, कानूनी तरीके से। यानी जबरदस्ती आप नहीं कर सकते। अगर आप जबरदस्ती कर रहे हैं तो वो विनिमय नहीं होगा। फिर है आगे वितरण। वितरण का मतलब होता है बांटना। इसके पहले आपने पढ़ा है उत्पादन के 5 उपादान होते हैं, यानी भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन। ये उत्पादन के साधन या उत्पादन के उपादान हैं। तो यहाँ पे आपको समझना है कि वितरण किसे कहते हैं। ये जो लिखे हुए हैं भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन, ये उत्पादन के साधन या उत्पादन के उपादान कहलाते हैं। यानी इनके संयुक्त प्रयास के माध्यम से ही क्या होता है? उत्पादन होता है। जब तक ये पांचों मिल करके कार्य नहीं करेंगे उत्पादन नहीं होगा। अर्थात ये जब पांचों मिलते हैं तब उत्पादन का कार्य होता है।
तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि वितरण क्या है। वितरण का मतलब होता है बांटना। वितरण का मतलब क्या होता है? बांटना। किसमें बांटना? उत्पादन के साधनों में बांटना। यानी उत्पादन कैसे होता है? उत्पादन उपादान के या उत्पादन के साधनों के संयुक्त प्रयास के माध्यम से होता है। और जब उत्पादन इन पांचों के मिलने से होता है तो उत्पादन के माध्यम से जो भी लाभ या लाभांश मिलता है उस लाभांश को बांटने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? वितरण कहलाती है। यानी उत्पादन हुआ, उत्पादन के बाद जो भी लाभ हुआ उस लाभ को संगठन में पूंजी, श्रम, साहस, भूमि इन सब में वितरित करना ही क्या है? एक प्रकार से वितरण है। फिर अगला क्या है आपका? उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति ह्रास नियम किसे कहते हैं? उत्पत्ति का मतलब होता है उत्पादन एक प्रकार से। कि उत्पत्ति ह्रास नियम क्या है? तो उत्पत्ति ह्रास नियम का मतलब होता है उत्पत्ति की वह स्थिति जिसके अंतर्गत हम जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों को बढ़ाते हैं उस अनुपात में उत्पादन हमको नहीं मिलता है, अर्थात जो उत्पादन होता है वो घटती हुई दर में प्राप्त होता है। यानी अगर हमने उत्पादन के साधनों को ठीक है 10% बढ़ाया तो उत्पादन भी 10% बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? उत्पत्ति ह्रास नियम। यानी एक सीधे तरीके से आप कह सकते हैं उत्पादन की प्रक्रिया में जिस अनुपात में हम उत्पादन के साधनों को बढ़ाते हैं उससे घटती हुई दर में उत्पादन की प्राप्ति होती है। ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? उत्पत्ति ह्रास नियम। ह्रास का मतलब होता है कमी। फिर अगला क्या है आपका? उत्पत्ति का समता नियम। अगर आप लोग उत्पत्ति ह्रास नियम समझ गए हैं तो उत्पत्ति समता नियम भी समझ जाएंगे। उत्पत्ति ह्रास नियम का मतलब ये कि जिस अनुपात में हम उत्पादन के साधनों को बढ़ाते हैं उत्पादन उससे हमको कहीं घटती हुई दर से प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्पत्ति ह्रास नियम। फिर दूसरा नियम कौन सा है? उत्पत्ति का समता नियम। यानी जिस अनुपात में हम उत्पादन के साधनों को बढ़ा रहे हैं, अगर हमने 10% बढ़ाया उत्पादन के साधनों को तो उत्पादन भी 10% बढ़ा। तो इसका मतलब क्या है? यानी जिस अनुपात में हमने उत्पादन के साधनों को बढ़ाया उत्पादन भी उतना बढ़े या उतना बढ़ा, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? उत्पत्ति का समता नियम। इसके 3 नियम होते हैं: उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति का समता नियम और उत्पत्ति वृद्धि नियम। चलिए यहाँ पे हमने लिखा नहीं है फिर भी उसको हम बता देते हैं। उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या है? उत्पत्ति वृद्धि नियम भी इसी प्रकार से कार्य करता है। यानी जिस अनुपात में हम उत्पादन के साधनों को बढ़ाते हैं उससे कहीं अधिक उत्पादन होता है या उत्पादन को हम प्राप्त करते हैं, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? उत्पत्ति वृद्धि नियम। तो ये 3 नियम होते हैं, चाहे इसको उत्पत्ति ह्रास नियम कहो या प्रतिफल का ह्रास नियम भी इसे कहा जाता है। ठीक है, चाहे उत्पत्ति ह्रास नियम कहो, चाहे आप प्रतिफल का ह्रास नियम कह सकते हो, प्रतिफल का समता नियम कह सकते हो, प्रतिफल का वृद्धि नियम भी कह सकते हो। फिर आगे है आपका मांग का नियम। मांग का नियम क्या है? मांग का नियम हमें क्या बताता है? मांग के नियम के माध्यम से जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो मांग बढ़ती है, और जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है। इस नियम के माध्यम से हमें इन 2 चीजों की जानकारी होती है, और इन 2 बातों की जानकारी देने वाले नियम को हम क्या कहते हैं? मांग का नियम। यानी वस्तु की कीमत अगर घटी तो मांग बढ़ेगी, और वस्तु की कीमत अगर बढ़ेगी तो मांग घटेगी। इन दोनों बातों की जानकारी देने वाले नियम को हम क्या कहते हैं? मांग का नियम।
फिर अगला है आपका मांग की लोच। मांग की लोच, लोच का मतलब कम होना या ज्यादा होना, ठीक है, जिसको हम एक प्रकार से लचीलापन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बताया कि मांग का नियम क्या बताता है, ठीक है, मांग का नियम बताता है वस्तु की कीमत बढ़ने पर क्या होता है, मांग घटती है, और वस्तु की कीमत गिरने पर मांग बढ़ती है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, मांग का नियम। लेकिन यहाँ पे पढ़ना है आपको मांग की लोच। तो मांग की लोच क्या है, मांग की लोच के माध्यम से हमें उस बात की जानकारी मिलती है, जैसे यहाँ पे पढ़ा कि मांग, अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ गई तो मांग घट गई, और कीमत घट गई तो मांग बढ़ गई, ठीक है। तो कितना घटी और कितना बढ़ी, यानी किस दर से मांग घटी है कीमत बढ़ने पर, ठीक है, और कीमत घटने पर किस दर से मांग बढ़ी है, इसकी व्याख्या करने वाले नियम को हम क्या कहते हैं, मांग की लोच। यानी ये मांग की लोच के माध्यम से हमें ये जानकारी मिलती है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर, वस्तु की कीमत बढ़ने पर कितने प्रतिशत मांग में कमी आई है, और वस्तु की कीमत घटने पर कितने प्रतिशत मांग में वृद्धि हुई है। इनकी व्याख्या करने वाले नियम को मांग की लोच के नाम से जाना जाता है। तो ये अर्थशास्त्र की कुछ शब्दावली थी जिसके बारे में आपको हमने बताया। जब तक आप इन शब्दावली के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जानकारी नहीं लेंगे, तब तक अर्थशास्त्र को समझना या कोई भी विषय हो उस विषय को समझना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए आप इस वीडियो को और जो भी हमने पहले के वीडियोस दिए हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ना और तैयारी करना। जय हिंद, जय भारत।